बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पिछले लेक्चर से कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा चल रहा था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट फेस सर। डिटेक्शन। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर वो जो आपने स्लाइड्स जो नंबर 1 आपने अपलोड की थी ना, जी सर वो तो आपने पीडीएफ फॉर्म में मतलब अपलोड की थी, तो सर वो डाउनलोड नहीं हो रही है। एक इशू ये आ रहा है, और अगर डाउनलोड कर भी लिया दूसरे तरीके से तो सर वो ना क्या कहते हैं, उसके अंदर इमेजेस शो नहीं हो रही। मैं दोबारा चेक कर लूँगा क्योंकि मैंने जो अपलोड किया है वो पीपीटी फाइल की है, पावर पॉइंट स्लाइड की थी, मैंने पीडीएफ नहीं की थी। इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास के एंड पे। आप मुझे याद करा दीजिएगा या आप मैसेज कर दें उसी क्लासरूम के ऊपर, उसी फाइल के नीचे, तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके सर। ओके, तो हमने फेस डिटेक्शन की बात की थी और नॉर्मली हमारे मोबाइल्स के इमेजिंग के टूल के अंदर जो कैमरे से रेलिवेंट टूल होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी ये ऑप्शन मौजूद होती है कि वो फेस को डिटेक्ट करते हैं, इवन स्माइल को डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर कैप्चर हो जाती है। और फेस डिटेक्शन एक प्रिलिमिनरी स्टेप है आगे बहुत सारे और कामों के लिए, जिनमें आपकी इमोशन रिकग्निशन भी हो सकती है, फेशियल रिकग्निशन भी हो सकती है, फेशियल ओरिएंटेशन भी हो सकती है, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें इस स्लाइड में नज़र आ रही हैं, जिसमें ये जो पर्सन है ये अपना जो पोस्चर है, फेशियल पोस्चर है, उसको फ्रंटल भी रखता है और साइड वाइड उसको टर्न भी करता है। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि साथ साथ तीसरे नंबर वाले जगह पर उसके पोस्चर की डिटेल भी आ रही होती है, उसकी पोज की एक्चुअली डिटेल आ रही होती है कि फ्रंटल है, राइट है या लेफ्ट है। सिमिलरली फेस को ट्रैक किया जा सकता है इमेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम्स की मदद से। यू कैन identify the gender of the person, you can identify if he or she is wearing glasses or not। और इमोशन रिकग्निशन के बारे में मैंने पहले बोल दिया है, टॉप के ऊपर जो भी आ रहा है वो इमोशन की इंफॉर्मेशन होती है। एक सेकेंड, स्टक हुआ हुआ है अभी। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमने कल डिस्कस की थी बाय द एंड ऑफ द क्लास वाज फेस मॉर्फिंग। और फेस मॉर्फिंग में मैंने ये डिस्कस किया था, इट कैन बी टू प्रोबब्ली नो हाउ अ पर्सन लुक्स लाइक after a certain period of time, how a person would look like, or how a person was like। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन में ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है जिसके अंदर आप उसकी फेशियल मॉडलिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन एज डिफरेंस। सिमिलरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस फेस मॉर्फिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो किसी एक फेस को दूसरे फेस में, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में मॉर्फ कर देता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम मूवीज़ के अंदर देखने को मिलती हैं। This is an example of Google Street View. Many of us are already familiar with this interface. And if you can notice one thing, कि जितने लोग इसके अंदर होते हैं, their faces are blurred. And similarly, the logos are normally blurred. तो अगर तो ये कोई मैनुअल काम होता कि कोई एक ह्यूमन बीइंग जो है वो मैनुअली इन तमाम वीडियोस में से पहले चेहरे ढूंढता फिर उसको ब्लर करता, इट हैज़ बीन अ गाइगेंटिक टास्क। तो इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो सर्च करके किसी भी फ्रेम के अंदर से, वीडियो में से फेसेस को ढूंढते हैं, लोगोस को ढूंढते हैं और उन्हें
लर्न करने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, 100% एक्यूरेट ये नहीं होता। बायोमेट्रिक्स पे आ जाते हैं। जैसा मैंने पहले एक डेफिनेशन दी थी बायोमेट्रिक्स की कि वो तमाम ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ जिनसे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है उनको हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं। और इमेजेस से रेलिवेंट फिंगरप्रिंट इज़ वन ऑफ देम। यहाँ पे एंड दिस इज़ अ बायोमेट्रिक जिसके थ्रू आप एक ह्यूमन बींग को दूसरे ह्यूमन बींग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इवन हमारी 10 फिंगरप्रिंट्स जो हैं, 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स हैं, वो भी आपस में मैच नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशन दी हुई है जिसके थ्रू ये काम किया जा सकता है। बाकी फिंगरप्रिंट रिकग्निशन एक बहुत मैच्योर एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो चुका हुआ है। इसके लिए जो एक ऑनलाइन कंपटीशन चलता है दैट इज़ FVC ऑन गोइंग, जिसका शायद मैंने आपको अपनी प्रोफाइल में भी जिक्र किया था। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन कंपटीशन ऑन गोइंग। सो ऑन गोइंग इसलिए है कि कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। मेजर कंपनीज भी जो है वो इसके अंदर अपने कोड्स वगैरह अपलोड करते हैं just to show that how accurate their solution is. Iris is one of the most secure biometrics. Rather, I should say, इसमें सबसे कम एरर का चांस है। तो अब तक ऐसे सिस्टम्स डेवलप हो चुके हुए हैं जिसके अंदर 1/10⁻9 एरर का चांस है। और जो इसकी सबसे फेमस कंपनी है जो ये सॉल्यूशंस बना रही है दैट इज़ L1 सॉल्यूशंस। और L1 सॉल्यूशंस जो है बेसिकली प्रोफेसर डॉगमैन जो जिसने सबसे ज़्यादा इस एरिया में रिसर्च की है ये उसकी कंपनी है। और प्रोफेसर डॉगमैन ने बेसिक पेपर जो आप सर्च करेंगे आयरिस रिकग्निशन के ऊपर उन्होंने ही पब्लिश किए हैं। रही बात इन पिक्चर्स की जो यहाँ पे डिस्प्ले की जा रही हैं, सो दे बिलोंग टू एन अफगान वुमेन नेम्ड शरबत गुले एंड एक्चुअली इट वाज पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री नेम्ड अफगान गर्ल। एंड जो इसके अंदर मेन पॉइंट है वो ये था दैट स्पेसिफिक वो जो सहाफ़ी था दैट ही वाज एबल टू रिकग्नाइज दिस लेडी आफ्टर a time period of 17 years just because of her prominent iris. So that was something जो कि एक ह्यूमन बीइंग ने रिकग्नाइज कर लिया। लेकिन मैं जब आपको बता रहा हूँ कि एल्गोरिदम्स भी अब इतने मैच्योर हो चुके हुए हैं कि वो आयरिस रिकग्निशन में बहुत ही कम एरर रेट उनका रह गया है। ये एक अलग बहस है कि अगर ये इतनी एक्यूरेट है तो फिर हम आयरिस रिकग्निशन ही क्यों नहीं यूज़ करते। बिकॉज फिंगरप्रिंट रिकग्निशन के अंदर फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए कैप्चर करने के लिए जो डिवाइसेस हैं वो आजकल 600 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं जिनसे आप वो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आयरिस के लिए जो है वो एक हार्डवेयर डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से थोड़ा सा इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा सिक्योर यही बायोमेट्रिक है अब तक। ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस को रिमूव करना ये भी इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट है। अब ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस कैसी होती हैं आप लोग वाकिफ होंगे फिश आई लेंस से। फिश आई लेंस जो है वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए। नॉर्मली जब क्रिकेट के मैच स्टार्ट होते हैं तो एक पहला पिक्चर आती है इसमें पूरा स्टेडियम दिख रहा होता है लेकिन वो समहाउ साइड से अंदर की तरफ को दबा हुआ होता है इमेज। और ये वो इफेक्ट है जो आता है व्हेन यू चूज द फिश आई लेंस। ज़्यादा एरिया अगर आप कवर करेंगे तो साइडों से वो इमेज आपको पिच की हुई फील होगी। तो ऐसी तमाम टेक्निक्स जो इन इमेजेस को करेक्ट करती हैं दोबारा से उसको एक पर्सपेक्टिव में लेके आती हैं दे आल्सो फॉल अंडर द इमेज प्रोसेसिंग डोमेन। तो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस को रिमूव करना, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस ये हमारा एक बड़ा अहम टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह इस कोर्स में पढ़ेंगे। इनसे आप ऑलरेडी वाकिफ हैं जिनको हम नॉर्मली कैमरास मोबाइल कैमरास के अंदर पैनोरामा बोलते हैं या मोजाइक बोलते हैं या इमेज स्टिचिंग बोलते हैं कि आप मल्टीपल सोर्सेज से इमेजेस को लेते हैं और फिर उनको आपस में कंबाइन करते हैं। तो इसके अंदर जो इमेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम है पहले तो वो एक इमेज और दूसरे इमेज के दरमियान पाई जाने वाली सिमिलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं और फिर उस सिमिलैरिटी वाली जगह के ऊपर इमेजेस को आपस में स्टिच करते हैं। तो आपने खुद भी गौर किया होगा कि जब आप अपने मोबाइल कैमरा से कोई पैनोरामा बनाने की कोशिश करते हैं तो एक रिकमेंडेशन ये होती है कि वो एरिया ओवरलैप हो रहा हो मल्टीपल पिक्चर्स के अंदर, तब जाके आपका वो पैनोरामा मुकम्मल होगा।
So as a whole, a computer imaging system starts from acquisition, and the acquisition can be through probably a scanner or a camera or a camcorder or a sensor, and then comes the processing. This processing can be done on a computer, and nowadays on a mobile or on a Raspberry Pi or on a Jetson Nano. It can be any processing. Similarly, it can be stored on a magnetic disk, on an optical disk, on SSD or anything. And the output of this whole processing can be a soft thing which can be displayed on a monitor, on a display, or it can be printed. So this is the overall computer imaging system. So this was the end of the first lecture, which was expected to be completed in the previous class, लेकिन ये आज end हुआ है. Meanwhile, जब तक कि मैं ये स्लाइड स्टार्ट करता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स के अंदर, यहाँ पे जो चैट बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर अपने रोल नंबर लिख दें. मैं यहाँ पे पहला मैसेज लिख देता हूँ. रोल नंबर यहाँ पे अपने लिख दें, जो लोग प्रेजेंट हैं. So we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 people. बाकी दो जो हैं वो मैं हूँ. ठीक हो गया. Okay. So starting with applications Excuse me, of sir. बेटा. सर एक बात बस बतानी थी. आपके कोर्स में ना एक बच्चा एनरोल था वहाज. वो जी सर बेटा. उसने चेंज कर लिया कोर्स. वो अब डिप नहीं पड़ेगा. नो इश्यूज, नो इश्यूज. वो मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ पे. तो इसका मकसद अभी इस वक्त जो है ना वो अटेंडेंस लेना है. Okay. ओके सर. So we're talking about applications of depth. So applications of depth can be categorized into two main categories. First of them is electromagnetic band imaging, which is known as EM band imaging, and the other category is known as non-EM band imaging. ये अभी एक साहब ने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं सबको कहता यही हूँ कि आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के ईमेल आईडी से ज्वाइन किया करें. प्राइवेट ईमेल आईडी से मत ज्वाइन किया करें. यूनिवर्सिटी वाला ईमेल आईडी जिस पे मैंने आपको एक्सेस की ईमेल भेजी कि वहाँ से काइंडली ज्वाइन करें. ओके. सो ईएम बैंड से मुराद ये है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड इमेजिंग एग्जिस्ट करती है वो कितनी कैटेगरीज में है. द पॉइंट इज कि हमारे ख्याल में जो पिक्चर्स बनती हैं दे आर ऑफ द विजिबल डोमेन ओनली. यानी कि जो हम कैमरा से, मोबाइल से किसी कहते हैं दैट इज ऑफ विजिबल डोमेन. बट इमेजिंग सिर्फ उसमें नहीं होती. वी ऑलरेडी हैव सीन द एक्सरेज, वी ऑलरेडी हैव सीन द एमआरआईज, वी ऑलरेडी नो व्हाट थर्मल इमेजेस आर. So that means imaging is done in several domains, in several bands. So there can be gamma ray images. There are actually the X-ray images. We have seen those X-ray images. We have that ultraviolet band images. We have visual. This is the domain in which we people know about. And we have infrared images. And then comes the images which are taken in microwaves or radio waves. जिस आपके पास radar के images आते हैं, उस screen के ऊपर कोई चीज़ जो move कर रही है, those were actually signals thrown by that antenna which is moving. They strike an object, they come back, and then again we receive values. Ultimately, those values are calculated and they are given the form of an image, and we see a dot moving on a screen, which is a representation of that object which has been detected. So actually, वो जो image है, that can be called an image which is captured using microwaves or radio waves. And then comes the non-electromagnetic band imaging. इसके अंदर acoustic images हैं, ultrasonic images हैं, जो normally
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ जाती है विच मैग्नीफाइज थिंग्स some 10,000 times, and we have artificial images which are actually computer generated synthetic images. So coming to them one by one and to their examples. Sorry, आज ये मेरा मोबाइल स्टक हो रहा है बार बार इस स्लाइड्स पे। Okay, so this is the overall electromagnetic spectrum जो हमने कभी ना कभी किसी न किसी सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ा होगा। वी ऑलरेडी नो that frequency and wavelength they are reciprocal of each other. So अल्लाह ताला ने जो हमें कैपेबिलिटी दी है देखने की हम ह्यूमन बीइंग्स को, that is within this range only. I shouldn't say only, still इसमें कोई ना कोई मसले थी कि हम सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के अंदर देख सकते हैं। So this range in terms of light ranges from this range to this range. After the visible spectrum comes the infrared spectrum, और इंफ्रारेड के अंदर भी हमारे पास नियर इंफ्रारेड है, मिडल इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड है। एंड नॉर्मली इंफ्रारेड जो इमेजेस हैं दे गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द हीट बीइंग एमिटेड बाय अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, जिसके हम पिक्चर ले रहे हैं। उसके बाद अगली रेंज के अंदर माइक्रोवेव आ जाती हैं, फिर रेडियो वेव्स आ जाती हैं। अगर हम विजिबल डोमेन से पीछे चलें तो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है, सॉफ्ट एक्सरेज हैं, हार्ड एक्सरेज हैं, और फिर गैमा रेज है। तो ये वो तमाम इमेजिंग मोडेलिटीज़ हैं जो ईएम स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं, which can be represented, which can be processed as signals. So firstly, the gamma ray imaging. The gamma ray imaging is used in nuclear medicine and in astronomical observations. Second comes the X-ray imaging, which is majorly used in medical diagnostics in the form of CAT scans, X-ray scans, and it is also used in industry, and we will see many such examples of X-ray images used in industry and astronomy as well. Thirdly, we have the ultraviolet imaging, which covers the fluorescence microscopy, and it is also used in astronomy. Then comes the visible and infrared band imaging, which is the most widely used imaging modality. So most of the times we deal with these images, which includes light microscopy, जो normal microscopic images आते हैं. It is dealt in astronomy, it is dealt in remote sensing, in industry, in law enforcement, in military reconnaissance, etc., etc. It has got many applications. And then comes the microwave and radio band imagery. Normally radars में इस्तेमाल होता है, MRIs में, and astronomy. So now you can see two images. Can you tell who the person is? Probably अगर यही image जो है वो visible domain का image होता किसी बंदे का और आप उस बंदे को जानते होते तो आप फौरन image देख के कहते हैं हाँ जी ये फलाना बंदा है. But can you tell the identity of this person who's in the image? No. Because the information which a thermal image is conveying is actually the temperature. तो आप thermal image से कोई picture capture करते हैं, it only gives you the information of temperature in degree centigrade or degree Fahrenheit. What next? Then those values are actually given the representation of a color or a grayscale, so that you can differentiate between the ranges. अब यहाँ भी जो थर्मल इमेज है ये मेरा थर्मल इमेज है बैक इन 2007 और probably 8, और मैंने इस थर्मल इमेज को दो डिफरेंट कलरिंग स्कीम से दिखाने की कोशिश की है. सो जो मैंने कलर्स असाइन किए हुए हैं दे आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर. मैंने सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर वाले एरियाज थे या सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था उसको मैप कर दिया सपोज वाइट कलर पे इस इमेज नंबर 1 के अंदर.
उसके बाद जो है वो पिंक कर दिया, फिर रेड कर दिया, टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है, ऑरेंज कर दिया, उसके बाद ग्रीन कर दिया, और सबसे कम टेम्परेचर पे जो है मैंने ब्लू कर दिया। तो मेरे पास ये एक कलर रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसी तरह इमेज नंबर 2 के अंदर मैंने डिफरेंट कलरिंग स्कीम यूज की फॉर द सेम पर्पस, तो दोनों के अंदर रिजल्ट डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे साथ इसका स्केल भी देना पड़ेगा कि विच कलर मीन्स हाउ मच टेम्परेचर, नॉर्मली ऐसा होता है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि थर्मल इमेजेस के अंदर आप अपनी मर्जी का जौन सी मर्जी कलर दे दें, इसका एक स्टैंडर्ड डिफाइन है। बट स्टिल अगर आप किसी भी ग्रे स्केल को अपनी मर्जी का कलर देना चाहते हैं, यू कैन। और कल मैंने ये डिस्कशन की थी दैट दिस होल स्टडी लाइज अंडर द color imaging chapter, and we will study how to assign colors to grayscale images when we are going to study that chapter. अच्छा यार, ये जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं टाइम पे आया करें। शुरू के लेक्चर्स में तो शायद ये मैं इतना अभी इग्नोर करूंगा, एक लेक्चर और, उसके बाद ऐसा नहीं होगा, फिर आपको बिल्कुल टाइम पे आके ही रन करना होगा। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूं। सो द एरियाज इन वाइट दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन माई फेस। दिस वॉज माई फेशियल इमेज। और ये चूंकि जो ग्लासेस थे ये टोटली रिफ्लेक्टिव थे, तो इसलिए यहाँ से कोई भी हीट इमिशन नज़र नहीं आ रही थी। अदरवाइज चेहरे में, किसी भी इंसान के चेहरे में जो सबसे ज़्यादा गर्म तरीन जगह होती है दैट इज़ द इनर कैंथस ऑफ द आई, यानी कि ये जो आँख का अंदर वाले कोने हैं, ये सबसे ज़्यादा सही टेम्परेचर बता रहे होते हैं, यानी कि इंसानी जिस्म का सही टेम्परेचर ये बता रहे होते हैं। वी डिड अ स्टडी which was actually applied in hospital in Poland. वहाँ पे जो हमारा ये सॉफ्टवेयर था, we gave it to the doctors and they used it, और इसमें हमने एक कॉन्फ्रेंस पेपर ही पब्लिश किया है और काफ़ी उसकी माशाल्लाह अच्छी साइटेशन जा रही हैं। We detected fever in children by taking temperatures near their eyes, and we gave that study. और वैसे भी 2007 और 8 के अंदर मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा शायद ये सार्स वायरस था या बर्ड फ्लू, कोई एक वायरस ऐसा आया था। और खैर अब तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हैं कोरोना के, लेकिन उस वक्त भी एक बहुत खौफ तारी हो गया हुआ था हर जगह के ऊपर, और तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर ऐसे स्कैनर्स लगाए गए थे। तो वो एक टाइम था जब इंफ्रारेड इमेजिंग में बहुत ज़्यादा काम हुआ था, क्योंकि आप एक विजिबल डोमेन के इमेज ले करके, यानी एक मोबाइल कैमरा से या किसी कैमरा से इमेज ले करके ये नहीं बता सकते कि एक बंदे को बुखार है या नहीं। जबकि आप थर्मल कैमरा अगर वहाँ पे लगा दें और उसके ऊपर उसके लिए कोई कोड लिख दें जो उन इमेजेस को एनालिसिस करे, एंड व्हेनेवर इट डिटेक्ट्स कि यार ये इसके चेहरे का टेम्परेचर जो है दैट इज बियॉन्ड अ सर्टेन रेंज, you can generate an alarm and that person can be stopped. I mean, he or she can be questioned or taken care of. तो ये बेसिकली जो इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं सामने, they were part of a project named Atlas of Human Nouns. और ये उस जिस लैब में मैं काम कर रहा था, उस लैब को इसलिए ये काम मिला था कि वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस के क्लेम्स आ रहे थे, खासतौर पे उन लोगों की तरफ से जो किसी ज़माने में वहाँ पे कानकुनी में इन्वॉल्व थे, यानी कि जो मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, जो कानकुन थे, वो क्लेम्स कर रहे थे इंश्योरेंस के कि ड्यू टू द एक्सेसिव यूजेज ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स देयर हैंड्स हैव गॉन नम। उनमें सेंस करने की जो किसी चीज़ को सेंस करने की जो सेंस है वो कम हो गई। एंड दिस वाज समथिंग which cannot be verified by any person, by any doctor, by just looking at the fingers. So उसके अंदर किया क्या गया कि उन लोगों के हैंड्स की थर्मल इमेजेस दिए गए, एंड थर्मल इमेजेस एक्चुअली टोल्ड if certain fingertips have gone dead or they are almost cold, मतलब कि उसमें ब्लड का फ्लो नहीं है। उसके बेस के ऊपर फिर एक पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ कि जी एक अटलस बनाई जाए ओवरऑल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स की, जिसके अंदर
जेंडर बेस्ड भी हो, बॉडी एरिया बेस्ड भी हो। उसके ऊपर एक पूरी की पूरी स्टडी थी कि जो उधर की पॉपुलेशन है उसका एक सर्टन कलेक्शन लेके उनके तमाम बॉडी टेम्परेचर्स नोट करके दे बिकेम द पार्ट ऑफ दैट अटलस, एंड एनीथिंग वाज कॉल्ड abnormal जो कि उस मेजॉरिटी के एवरेज से ज़्यादा या कम होता था। अब दूसरी बात जो यहाँ से समझानी ज़रूरी है, आपको ये दो इमेजेस नज़र आ रहे हैं जिसमें 1 और 2 लिख रहा हूँ। अब ये एक इनिशियल इमेज था जो थर्मल कैमरा से लिया गया था और ये ग्रे स्केल में आता है। अब इस ग्रे स्केल की इमेज को देख के आप वो तमाम वेरिएशन इतनी आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जितना कि अगर मैं इसी इमेज को कलर दे दूँ तो आप इन रीजन्स को भी पहचान सकते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस, आप इनको भी पहचान सकते हैं, जबकि शायद इस ग्रे स्केल इमेज को देख के आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे ये चेंज थी। तो कलर जो है वो इटसेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलर हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कलर के दरमियान ज़्यादा बेहतर तौर पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जबकि ग्रे स्केल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 2 डज़न ऑफ ग्रे स्केल्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 24 से ज़्यादा ग्रे स्केल के दरमियान हम फर्क नहीं कर सकते, हमारा ह्यूमन माइंड उनको अलग-अलग नहीं समझता। तो इस स्लाइड से मैंने आपको काफ़ी सारी इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन दे दी है थर्मल डोमेन के बारे में। ये वो कैमरास हैं जो उस वक्त यूज़ होते थे, अब खैर कैमरास छोटे हो गए हैं। अदरवाइज ये बड़े बड़े कैमरा होते थे, इनके अंदर अपना इसका कूलिंग का कैलिब्रेशन का मैकेनिज्म होता था और इनसे ये इमेजेस लिए जाते थे, ग्रे स्केल में आते थे, उनको कन्वर्ट किया जाता था। अब आपके पास जो कैमरास आ रहे हैं और सबसे मशहूर कंपनी तब भी और अब भी जो है वो फ्लेयर है थर्मल कैमरास के लिए। तो ये भी फ्लेयर के कैमरास ही यहाँ पे लगे हुए थे। दूसरा मकसद यहाँ पे समझाने का क्या है, ये दोनों इमेजेस एक ही बंदे के, ये हमारे लैब के अंदर डॉक्टर जॉन थे, ये इन्हीं के थर्मल इमेजेस। नाउ सी दैट कि इमेजेस जो डिफरेंट डोमेन में हैं दे कन्वे टोटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो विजिबल डोमेन का इमेज व्हिच इज इमेज नंबर 1 दैट कन्वेज टू अस ओनली द इंफॉर्मेशन कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ी, बल्ब की या सूरज की, वो रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंख ने या कैमरे ने कैप्चर किया एंड हाउ इट लुक्स लाइक। जबकि जो इमेज नंबर 2 है, इस इमेज के अंदर इट कन्वेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द हीट बीइंग एमिटेड बाय सर्टेन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन आप डिफरेंट डोमेन में उसकी पिक्चर ले रहे हैं, डिफरेंट आ रही है। यहीं पे अगर इसका खुदा न खासा एक्सरे लिया जाता so we would have been able to only see his skull। तो ये डिफरेंट डोमेन्स के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। इसी तरह निचली पिक्चर जो है ये मेरे सुपरवाइजर पीटर प्लासमन की। अब यहाँ पे पिक्चर लेने के बाद हमें पता लग गया था कि सुबह आते हुए क्यों अपनी हमेशा नाक रगड़ा होता है, क्योंकि इसकी जो नाक की टिप है वो बिल्कुल ठंडी है, उसके अंदर शायद ब्लड फ्लो इतना नहीं होता था, तो उसके ऊपर ठंड का इफेक्ट ज़्यादा होता है। So the purpose was to let you know the difference between infrared or thermal and visible domain। जी वासिक, आपने अभी ज्वाइन किया है, आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के ईमेल आईडी से ज्वाइन किया करें जिस पे मैंने आपको ईमेल की। तो शुरू के लेक्चर्स में मैं आपको अलाउ कर दूंगा, उसके बाद से आपने यूनिवर्सिटी के ईमेल आईडी से ही ज्वाइन करना। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द नॉन EM बैंड इमेजिंग, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड इमेजिंग। जिसके अंदर पहली जो कैटेगरी है दैट इज अकूस्टिक इमेजिंग, which is in the hundreds of hertz and it's used for geological explorations like oil exploration or other mineral explorations. And then we have ultrasound imaging, which is used in medical field as well as industry. Then we have the electron microscope imaging, which is used to get magnification of an object for 10,000 or more times. जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 गुना तक चलती है। सिंथेटिक इमेजिंग के अंदर 3D मॉडलिंग, विजुअलाइजेशंस, फ्लाइट सिमुलेटर्स, मशीनों के डिज़ाइन, स्पेशल इफेक्ट्स, एनिमेशंस, ये सारे के सारे सिंथेटिक इमेजिंग की कैटेगरी में लाए करते हैं। तो एक छोटी सी और डिटेल
कि क्या फ़ायदा है हमें डिफरेंट डोमेन्स के इमेजेस लेने का। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सिर्फ विजिबल डोमेन की ब्लू लाइट की बात करें तो ये लाई करती है इस रेंज में वेवलेंथ के सेंस में, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इट होल्ड्स मैक्सिमम वाटर पेनिट्रेशन। So if ever you are going to find something uh, find something out which lies under some water or within the water, probably using an image within the visible blue would give you maximum information. Similarly, visible green जो है that gives you that which is very good for measuring the plant vigor. Now by plant vigor we mean the difference between the shades of green. तो हमने बहुत सारी फसलें देखी, सारी फसलें सब्ज होती हैं, लेकिन हर फसल के पत्ते का रंग दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, दैट इज नोन एज द विगर। विजिबल रेड जो है दैट गिव्स यू मैक्सिमम वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह नियर इंफ्रारेड गिव्स यू द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट बायोमास एंड शोर लाइन। मिडल इंफ्रारेड अगर वो इस रेंज में है गिव्स यू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशन। कल मैं एक बात कर रहा था कि किसी इलाके को डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो कहत साली उसमें है या नहीं है, तो कहत साली डिक्लेयर करने के लिए अगर आप सैटेलाइट इमेजेस लेंगे तो विजिबल डोमेन के इमेजेस देख के हमें नहीं पता लगता, तो वहाँ पे हमें इंफ्रारेड इमेजेस लेने पड़ेंगे, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो इंफॉर्मेशन रिटर्न हो रही है अबाउट दैट सर्टेन एरिया, इट इज़ बिलो सम थ्रेशोल्ड लेवल विच विल टेल अस कि हाँ यहाँ पे मॉइस्चर जो है ना, मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉइल के अंदर बहुत कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बारिशें भी नहीं हो रही, मॉइस्चर भी कम हो गया है, प्रॉब्ली इट विल लीड टू कैंसर। एंड देन कम्स thermal infrared within this range, again used for soil moisture and thermal mapping. And middle infrared, if it is in this range, it is used for mineral mapping, minerals की दरियाफ्त के लिए। अब हमारे सामने यहाँ पे 7 इमेजेस हैं। सातों के 7 इमेज एक खास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लेकर के एक खास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक। और आप लोग ये तो जानते हैं ना कि व्हाट इज लैट लॉन्ग। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का तो आपको आइडिया है कि सैटेलाइट इमेजेस के अंदर किसी भी एरिया की आइडेंटिफिकेशन जो है उसके ये पैरामीटर्स हैं कि वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो इन तमाम इमेजेस के अंदर सेम जगह है, इस लैट लॉन्ग से लेकर के इस लैट लॉन्ग तक, जबकि जो इमेजेस लिए जा रहे हैं ये डिफरेंट मोडालिटीज से लिए जा रहे हैं। ये रेड की रिफ्लेक्शन है, ये ग्रीन की है, ये ब्लू की है। सिमिलरली जितने पिछले यहाँ पे पिछली स्लाइड के अंदर ये वैल्यूज दी गई थी, नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड, थर्मल और मिडल, इन सब के ये इमेजेस जो हैं नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड में दिखाई। एंड यू कैन सी कि अपार्ट फ्रॉम द विजिबल डोमेन जिसमें ऑलमोस्ट हमें इमेजेस सिमिलर लग रहे हैं, बाकी चाहे नियर इंफ्रारेड हो, मिडल इंफ्रारेड हो या फार इंफ्रारेड हो, इमेजेस की इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछली से पिछली स्लाइड में इंसानी चेहरा जो कि एक विजिबल डोमेन में दिख रहा है और एक थर्मल डोमेन में दिख रहा है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। सो बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन which is provided in these images, we deduce something out of it. Like we can tell settlement area कितना है, या vegetation कितनी है, या moisture की मिकदार कितनी है, and many other things जो मैंने आपको बताया था, which all comes under the field of GIS. There are few more examples, and this time these examples are of gamma ray imaging. So number 1 बोन स्कैन है, एक होल बॉडी बोन स्कैन है गैमा रेज के अंदर। नंबर 2 जो है वो आपका PET स्कैन है, पेट स्कैन है ह्यूमन बॉडी का, पॉजिट्रॉन इमिशन टेक्नोलॉजी समथिंग लाइक दैट। इसकी बेस के ऊपर इमेज लिया गया है ह्यूमन बॉडी का। नंबर C जो है ये आपका एक कहकशां का इमेज है, इसका नाम सिग्नस लूप है, उसका इमेज है इन गैमा रे डोमेन। इसी तरह नंबर 4 जो है ये आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर के वॉल्व की इमेज है। अब हम बात करते हैं कि अगर चेक करना हो कि क्या किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में जहाँ पे ये न्यूक्लियर
रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है, रेडिएशन की लीकेज तो नहीं है। तो अगर आप उस एरिया के पास खुद जाएंगे, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, you can get affected and you cannot see that radiation coming out in visible domain. तो विजिबल डोमेन के कैमरा से भी आप ये नहीं दरियाफ्त कर सकते कि रेडिएशन बाहर आ रही है कि नहीं आ रही। सो हमारे पास जो गैमा डोमेन है, इसका फायदा ये है दैट इफ यू टेक इमेजेस इन गैमा डोमेन, द ब्राइट एरियाज टेल यू about any such radiation coming out from anywhere. So this is the purpose of using gamma ray images. We are very much familiar with X-ray images. तो ये एक आम सी एग्जांपल लग रही है। सिमिलरली ये चेस्ट की थी और इस तरह एंजियोग्राम भी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास जो है वो सर्किट बोर्ड की एग्जांपल भी हो सकती है। सर्किट बोर्ड की एक्सरे इमेजेस, ये अब इंडस्ट्री की एग्जांपल आ गई है। ह्यूमन स्कल का एक्सरे भी हो सकता है। और ये जो आखिरी इमेज है, ये उसी सिग्नस लूप का इमेज है जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था गैमा रे इमेजिंग के। तो वहाँ पे मुख्तलिफ दिख रहा था, यहाँ पे मुख्तलिफ दिख रहा है, बिकॉज वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो कन्वे की जा रही थी वो गैमा रे डोमेन में थी, जबकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सरे डोमेन में। उसी कहकशां के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सरे डोमेन में। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्ट्रावायलेट इमेजिंग, जिसके अंदर मकई के दाने की एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है, एक नॉर्मल मकई का दाना, एक वो जिसको फफूंदी लगी हुई है, तो उसकी मैग्नीफाइड पिक्चर का। और अगेन उसी कहकशां की पिक्चर, बट दिस टाइम in ultraviolet imaging. So here it conveys different information. इसी तरह हमारे पास ये जो पिक्चर्स लेफ्ट पे दी गई हैं, they are infrared images of the Northern American, North America. तो ये जो ब्राइट स्पॉट्स हैं आपके ख्याल में ये क्या होंगे जी? ये जो ब्राइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, व्हाट आर दीज? लाइट्स होंगे। लाइट्स होंगी। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है इंफ्रारेड। हीट जोन होंगे सर। तो हीट जोन्स होंगे, लाइट से जो हीट निकलती है या घर से जो हीट निकलती है। बिल्कुल सही, ये हीट जोन्स हैं। तो इसमें विजिबल लाइट का काम नहीं है, बिकॉज ये इंफ्रारेड का इमेज है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये बेसिकली इसलिए आ रही है कि शायद वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, नंबर वन। नंबर टू, या वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है या कोई ऐसी एक्टिविटी है विच जनरेट्स हीट। तो इट्स बेसिकली अ हीट मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है जो कि हरिकेन इमेज की, जो हरिकेन कैटरीना था उसकी एक इमेज है, सैटेलाइट इमेज है। और ऐसे सैटेलाइट इमेजेस लेने के बाद बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट ये जज किया जाता है कि इसकी स्पीड क्या है, ये किस एरिया की तरफ जा रहा है, कितना बुरा इफेक्ट करेगा या कितना इसका लीस्ट इफेक्ट होगा। ये तमाम प्रेडिक्शन ऐसे इमेजेस से की जाती हैं। और ये एक कलेक्शन है थर्मल इमेजेस की ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द कंप्लीट वर्ल्ड, अगेन थर्मल इमेजेस। Now comes the applications of visible domain images. ये visible domain में images की इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है? बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो कि सर्किट बोर्ड्स जहाँ पे रोबोट्स बनाते हैं या अगर ह्यूमन बींग्स भी बनाते हैं, और वो एक कन्वेयर बेल्ट पे चलता जाता है। हर कोई अपना अपना पार्ट जो है उसके अंदर सोल्डरिंग करता है, या वो रोबोट है या वो ह्यूमन बींग है, वो पास ऑन कर देता है नेक्स्ट को। फाइनली बिफोर इट गेट्स पैक्ड, there is an imaging system which takes picture of that board which is under it and judges कि क्या कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं या मिसअलाइन तो नहीं। अब अगर हमें ये काम मिले, हम कैसे करेंगे यार? कोई आसान सा तरीका तो बताओ, कैसे हम जान पाएं कि ये जो सर्किट का इमेज अभी आया ना, इसके अंदर एक पार्ट मिसिंग है? हाउ कैन वी नो दैट? सर उसको कंपेयर करेंगे किसी इमेज के साथ जो पहले, अगर हमने कोई सर्किट ऐसा यूज किया है
बिल्कुल सही आपने कहा, आसान तरीन तरीका यही है कि हम उसको किसी आइडियल इमेज से जो हमारे ख्याल में जिसमें हर चीज़ बिल्कुल ठीक है उसके साथ कंपेयर करेंगे, और अगर कंपैरिजन में फ़र्क आ रहा होगा तो इसका मतलब है कुछ गलती होगी, और अगर फ़र्क नहीं आ रहा होगा तो मतलब है सब कुछ सही जा रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसी छोटी छोटी टेक्निक से लेके कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स तक यूज़ की जाती हैं टू एलिएट सर्किट बोर्ड्स, टू सी इफ के जो टैबलेट्स की पैकिंग हो रही है उसकी पैकिंग में कोई इशू तो नहीं आया, कहीं पैकिंग के अंदर कोई टैबलेट मिस तो नहीं हो गई, जो बॉटल्स जा रही हैं क्या वो बॉटल सारी की सारी एक सर्टेन लेवल तक फिल हो चुकी हुई हैं, कोई ऐसी बॉटल तो अंदर नहीं है जो कि कम फिल हो गई है या ओवर फिल हो गई है, जो प्लास्टिक या ग्लास बन रहा है क्या उसके अंदर बबल्स तो नहीं आ रहे हैं। अब ये सारी बातें हो रही है क्वालिटी चेकिंग की, और ये क्वालिटी चेकिंग के अंदर बेतहाशा इस्तेमाल है इमेज प्रोसेसिंग का। सिमिलरली ये भी जानने के लिए कि क्या जो अभी चिप्स बन के फ्राई होके आए हैं जिनको अभी पैक होना है, जो क्रिस्प बने हुए हैं, क्या इसके अंदर कोई जला हुआ पार्ट तो नहीं है। हाल तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे शायद ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ये क्वालिटी में ये, लेकिन बाकी काफ़ी मुल्कों में ये बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर कोई आपके पैकेट में जिसके लिए आपने पे किया है आपको कोई जला हुआ इस तरह का क्रिस्प मिल जाता है, यू कैन सू द कंपनी। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें देखने के लिए, और लास्टली यहाँ पे जो एक इमेज दिखाया गया है ये एक लेंस का है, एक आई लेंस का इमेज है, और इस आई लेंस के मैग्नीफाइड इमेज को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा फ्लॉ तो नहीं है दैट मे हार्म somebody while he or she is using it, कि उसकी नज़र में कोई फ़र्क डाल सकता है या उसकी आँख को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तमाम क्वालिटी चेकिंग के अंदर बेतहाशा एप्लीकेशन है। जिस तरह कल मैंने आपको दो और एग्जांपल्स दी थी जिनमें से एक कपड़ों की कड़ी वाला था जिसमें लॉस को कम करना था, और इसी तरह मैंने आपको C-130 की फ्यूल नोजल्स की सर्विसिंग की एग्जांपल दी थी। सो इस तरह की आपको बेतहाशा एग्जांपल्स मिलेंगी। एक ऑनलाइन डाइजेस्ट है विजन सिस्टम डिज़ाइंस, इसको आप भले सब्सक्राइब करवा लें, डिज़ाइन या डिज़ाइंस के नाम से। ये पूरे का पूरा है ही कंप्यूटर विजन पे। अब मैंने एक ऐसी टर्म यूज़ कर ली है कंप्यूटर विजन जो शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करे। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। सो ये जो मैं जिस ऑनलाइन मैगजीन की बात कर रहा हूँ इसके अंदर बड़े काम की एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर स्टोरीज हैं डिफरेंट, हाउ विजन सिस्टम्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिफरेंट थिंग्स रेंजिंग फ्रॉम चेकिंग द पेंट ऑफ अ कार, फ्रॉम द स्मूथनेस ऑफ अ ग्लास एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अगेन विजिबल डोमेन की कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर थंब प्रिंट है, इस पर हम काफ़ी सारे बात कर चुके हैं। करेंसी नोट, ये चेक करना कि ये पेपर करेंसी नोट फेक तो नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। नंबर प्लेट रिकग्निशन, इस पर भी मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिस्कशन की है आपके साथ। एंड देन कम्स द स्पेस बोर्न रडार्स। अब ये जो स्पेस बोर्न रडार्स हैं इनके इमेजेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डेप्थ्स और हाइट्स की है, मतलब आपको सिर्फ टेरेन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो आपको कोई सब्जा नहीं दिखा रहा, वो आपको कोई बर्फ पड़ी हुई नहीं दिखा रहा, वो टेरेन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कहाँ पे कितना अल्टीट्यूड है, कितनी डेप्थ है ऑब्जेक्ट्स की। सिमिलरली नीचे वाला जो इमेज है ये आपके पास एमआरआई इमेज है। एमआरआई इमेज की हम ऑलरेडी पहले भी एग्जांपल देख चुके हैं, इसके अंदर बहुत सारी स्लाइसेस दिखाई जा रही थी। यहाँ पे एक मेन स्लाइस दिखाई जा रही है जिसके अंदर आपको नी का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सिमिलरली जो राइट साइड पे जिस पे मैंने डबल टिक लगाए हैं इस इमेज के अंदर जो है ह्यूमन स्पाइन का एमआरआई इमेज है, और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एरियाज बड़े डार्क हैं एंड वी कैन नॉट सी what sort of information is present here. So if you guys being image processing specialists enhance this image, that would help the doctor or medical specialist or the radiologist to better identify if there is any problem with this image or not. Okay, coming back to the main discussion, एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट इमेजिंग डोमेन्स में अगर आप उसको देखते हैं इट लुक्स डिफरेंट। तो जो टॉप पे इमेज दी गई हैं 5 इमेजेस, ये सारी की सारी क्रैब पल्सर, ये एक और कहकशां का नाम है, ये क्रैब पल्सर की इमेजेस हैं। और क्रैब पल्सर की इमेज आप देख रहे हैं लेफ्ट से स्टार्ट हो जाए, गैमा रे इमेजिंग के अंदर कैसा दिखता है, एक्सरे इमेजिंग के अंदर कैसा दिखता है, ऑप्टिकली वो कैसा है, इंफ्रारेड में वो कैसा दिखता है, और रेडियो वेव्स में वो कैसा दिखता है।
तो इस पे मैंने काफ़ी आपके साथ डिस्कशन कर ली है। नाउ इट्स क्लियर टू अस कि हर डोमेन का एक पर्पस है, और जो मोस्ट वाइडली यूज डोमेन है वो विजिबल डोमेन है, और उसके बाद जो है वो इंफ्रारेड डोमेन है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो हम इन दो डोमेन्स में नहीं कर सकते, उसके लिए फिर उसकी स्पेसिफिक डोमेन यूज की जाती है। नीचे जो एग्जांपल दी गई है ये क्रॉस सेक्शनल इमेज है एक सिस्मिक मॉडल का, जिसके अंदर कोई भी ऑयल या गैस के ट्रैप्स जो है वो डिस्कवर किए जाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ड्रिलिंग की जाती है टू टेक देम आउट। इसी तरह हमारे सामने ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एग्जांपल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वो थी जिसमें हम अप टू 10,000 टाइम्स जो है मैग्नीफिकेशन ले सकते हैं। जो पहला इमेज है ए, ये एक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है जो टूट जाता है तो हम कहते हैं कि ये बल्ब फ्यूज हो गया है। उस स्प्रिंग टाइप टंगस्टन फिलामेंट की मैग्नीफाइड 250 टाइम्स मैग्नीफाइड पिक्चर है, और हम देख सकते हैं कि ये टूट जाना जो है बहुत डिटेल में जाके क्या चीज़ है। सिमिलरली राइट साइड पे जो इमेज बी है, इस इमेज बी के अंदर बेसिकली ये इमेज है 2500 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है किसी आईसी का। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है इसका आईसी जल गया है, एंड अपेरेंटली वी कैन नॉट सी कि वो जल गया है कि नहीं, बिकॉज उसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा ही मिनिएचर होता है। सो हियर वी कैन सी द डिटोरिएशन कॉज्ड उसके जल जाने की वजह से, क्योंकि ये 2500 गुना मैक्सिमाइज किया हुआ इमेज है। And then comes the turn of those images which are known as synthetic images, जिसके अंदर कोई कोड जो है वो इमेजेस जनरेट करता है। और बाय द वे एक कंपटीशन भी है, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, जिसके अंदर फ्लावर्स का कंपटीशन है, फ्लावर्स बनाने का, एंड ऑल दोज फ्लावर्स आर जनरेटेड सिंथेटिकली थ्रू कोड। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है नंबर सी, ये इमेज एक खोपड़ी का जो कहीं से मिली थी। और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि while being at concerts Abbottabad we were once contacted by archaeological department in Peshawar and they wanted us to work on a project जिसके अंदर कोई खुदाई के दौरान सपोज अगर कोई प्याला मिला है और उसके पीसेस मुकम्मल नहीं है तो हम उसको डिजिटली मुकम्मल कर लें और उसको डिजिटली प्रिजर्व कर लें। तो ऐसे काम भी होते हैं। इसी तरह अभी रिसेंटली एक यूनेस्को का कोई एक प्रोजेक्ट था हेरिटेज से रेलिवेंट, जिसके अंदर उन्होंने ये कैमरास वगैरह दिए हैं पंजाब गवर्नमेंट को, या ये जो वॉल सिटी अथॉरिटी है, अंदरून शहर जिसको हम कहते हैं वॉल सिटी अथॉरिटी है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर उन कैमरा से 3D कैमरा से तमाम तारीखी इमारतों की पिक्चर्स ली गई और फिर उनसे उसका पूरे का पूरा 3D मॉडल बना के सेव कर लिया गया। और इसी तरह का मिलती जुलती एफर्ट जो है वो आप लोगों ने शायद सुनी होगी, जो इराक के अंदर कोई जगह थी फिल्मरा के नाम से या कुछ इस किस्म के नाम से, वहाँ पे भी इस किस्म की जिसको वो उड़ा दिया था, तोड़ दिया गया था। तो उसको डिजिटली प्रिजर्व करने के लिए जो आर्टिफिशियल इमेज बनते हैं दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इमेजेस। इसी तरह हमारे पास नंबर डी जो है, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को समझाने के लिए पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है 3D कंप्यूटर से, जो शायद किसी एक इंसानी उसको गुर्दे को सिमुलेट कर रहा है कि उसके अंदर वेन्स का स्ट्रक्चर किस किस्म का है, जबकि ओरिजिनल इमेजेस नहीं है। तो ये सारे के सारे सिंथेटिक इमेजेस हैं। ओके, कमिंग टू क्लैरिफाइंग द बेसिक misconception और misunderstanding while differentiating के image processing क्या है, कंप्यूटर विजन क्या है, और पैटर्न रिकग्निशन क्या है, बिकॉज ये सारी की सारी रेलिवेंट डोमेन्स हैं। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा शायद कंप्यूटर विजन का कंप्यूटर विजन का इलेक्टिव भी ऑफर हो रहा है which comes next to image processing। नॉर्मली लाजमी नहीं है कि आप पढ़ें, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, yes you can go further and learn about new things in that computer vision thing. So number one comes the low level processes, and these low level processes, these core processes are actually digital image processing, like all those primitive operations, basic operations जहाँ पे input और output दोनों images हो।
यानी कि आप उस कोड को, उस सॉफ्टवेयर को, उस जो आपकी जो भी आपका वो सिस्टम है, जब आप उसको इनपुट इमेज दे रहे हैं और वो आउटपुट भी आपको इमेज दे रहा है, दैट कैन बी कॉल्ड अ बेसिक इमेज प्रोसेसिंग मॉडल या बेसिक इमेज प्रोसेसिंग प्रोसेस। देन कम्स द मिड लेवल प्रोसेस। मिड लेवल प्रोसेस के अंदर डिप भी इन्वॉल्व होती है, कंप्यूटर विजन भी इन्वॉल्व होती है और पैटर्न रिकग्निशन भी होती है। और ऐसा सिस्टम जो मिड लेवल प्रोसेस कहला सकता है, उसके अंदर इनपुट्स इमेजेस होते हैं और आउटपुट्स जो हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट से मुराद ये वही फीचर्स हैं जिनका कल हमने जिक्र किया था, डिस्कशन की थी। इसके अंदर आपके पास एजेस आ सकती हैं और बेसिक मकसद या बेसिक प्रोसेसेस जो इस मिड लेवल में लाई करते हैं वो सेगमेंटेशन, जिस तरह के आप इमेज के मुख्तलिफ हिस्से बना दें कि ये एरिया वो है जिसमें आबादी है, ये एरिया वो है जिसमें सब्जा है, ये सेगमेंटेशन है। डिस्क्रिप्शन कि आप कॉइन्स के बारे में ये बताना शुरू कर दें कि ये कॉइन जो है वो निकल था और ये डाइम है। इसी तरह क्लासिफिकेशन, अगर आप ये बताना चाहें कि ये सेब था और ये जो है कोई और फ्रूट था या कोई और ऑब्जेक्ट था, या ऑब्जेक्ट्स की रिकग्निशन, ये जानना कि इमेज में जो चीज़ दिखाई जा रही है वो क्या है, वो अंडरस्टैंड करना, ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं दे आर कॉल्ड मिड लेवल प्रोसेसेस। और इसके अंदर आपके पास डिप भी इन्वॉल्व होती है, कंप्यूटर विजन भी और पैटर्न रिकग्निशन। अब पैटर्न रिकग्निशन एक ऐसी फील्ड है जो मल्टीपल फील्ड्स को स्पैन करती है। पैटर्न रिकग्निशन आपको मशीन लर्निंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और बेतहाशा जगहों पे नजर आएगी। जहां जहां आपने कोई कंपैरिजन करना है, कोई डिसीजन करना है, वहां पे आपको पैटर्न रिकग्निशन नजर आएगी। हाई लेवल प्रोसेसेस जिनको हम प्योरली कंप्यूटर विजन बोलते हैं, they are those processes which make sense of an ensemble of recognized objects. For example, ये वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है जो नॉर्मली हमारे ह्यूमन ब्रेन करता है। यानी कि हम सामने कोई एक खड्डा आ रहा है और हम अपनी आंखों से उसको देख के राइट टर्न कर जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनी थिंग्स। इट नंबर वन इन्वॉल्व्ड आवर विजन, जिससे हमें वो नजर आया। देन द ब्रेन प्रोसेस्ड दैट इमेज, इट फाइनली डिसाइडेड कि हाँ ये खड्डा है एंड वी शुड मूव राइट और लेफ्ट, एंड दैट signal was sent to the body and the body moved that way. So this whole thing, if it is simulated in the form of a system, that can be called a high level process. और इसको broadly speaking हम कहते हैं computer vision system. But at the very core of that thing lies the image processing. So without processing an image, you cannot do the remaining functions. इसको मज़ीद डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड से लेकर के फिजिकल एक्शन तक जो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, नंबर वन, यू एक्वायर एन इमेज, इमेज एक्विजिशन। देन कम्स कि आप उस एक्वायर्ड इमेज को डिजिटाइज करें, क्वांटाइज करें, कंप्रेस करें। देन कम्स कि आप उस इमेज को एनहेंस करके देखें या उसको रिस्टोर करके देखें अगर वो ख़राब इमेज आपको मिला है। फिर आप उसके हिस्से करके देखें, सेगमेंटेशन करके देखें। फिर आप उनमें से फीचर्स निकालें जो आपके काम के हैं और फिर उन फीचर्स से आप इमेज की एक रिप्रेजेंटेशन बनाएं। ये इसका ये मतलब है। इसमें से जो चीज़ें निकल रही हैं वो एक, इसके अंदर आगे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, राइट साइड पे एक चेयर पड़ी हुई है, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन है इसके अगेंस्ट अब डिसीजन क्या करना है, विच लीड्स टू द फिजिकल एक्शन। सो एक रोबोट है जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा फिजिकल वर्ल्ड से इमेजेस एक्वायर करता है, इन सारे प्रोसेस से गुजरता है और फाइनली वो राइट, लेफ्ट, जंप, व्हाटएवर डिसीजन करता है, फिजिकल एक्शन करता है। अब जहाँ तक बात है इमेजिंग की, नॉट इमेज प्रोसेसिंग, इमेजिंग। इमेजिंग जो है इन पहली दो डोमेन्स में इन्वॉल्व है। जहाँ से डिजिटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, कंप्रेशन आती है, वहाँ से इमेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो जाती है। इन्हेंसमेंट या रिस्टोरेशन हो, इसमें भी इमेज प्रोसेसिंग का अमल दखल है। इमेज सेगमेंटेशन के अंदर भी इमेज प्रोसेसिंग का अमल दखल है। और जब बात आ जाती है इमेजिंग एनालिसिस की, तो एनालिसिस बेसिकली कैरी आउट किया जाता है यूजिंग दिस कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकग्निशन। सो इसके अंदर आपके पास फीचर सिलेक्शन भी आ जाती है, इमेज की रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है। और अगर हम बात करें अगेन कि इमेज को अंडरस्टैंड करना, तो फिर ये ब्रॉडली इन दो डोमेन्स में आ जाता है, कंप्यूटर विजन या पैटर्न रिकग्निशन। So this is the whole difference between imaging, image processing, computer vision, image understanding, image analysis, and other things. Finally, in terms of chapters, ये हमारे पास
टॉपिक वाइज, सॉरी नॉट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अगर हम बात करें कितने हमने पढ़ने हैं, उसमें इमेज प्रोसेसिंग में कितने लाई करते हैं, कंप्यूटर विजन में कितने लाई करते हैं और पैटर्न में कितने लाई करते हैं। सो ये जो पहले दो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर इमेज की एक्विजिशन किसी एक सेंसर से और बाद में उसकी सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन, ये इमेजिंग है, इसको हमने पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है जिसके अंदर इमेज एनहांसमेंट और रिस्टोरेशन है, फीचर एक्सट्रैक्शन है, कलर्ड इमेज प्रोसेसिंग है, मल्टी रेजोल्यूशन एनालिसिस है, इमेज एंड वीडियो कंप्रेशन है। तो ये बेसिकली हमारी डोमेन है जिसको हमने पढ़ना है। अगर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अगले सेमेस्टर में कंप्यूटर विजन, so that computer vision would mainly deal with camera geometry, feature extraction, multi-view calculations, segmentations and template matching. और ये जो पैटर्न रिकग्निशन है, दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड रिकग्निशन, कि फाइनली ये कैसे पता चले कि एक हमारा जो इमेज आया है उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, क्या जो अंदर ऑब्जेक्ट है, जो तस्वीर है वो उसामा की है या अली की है, वहाँ पे क्लासीफायर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसके अंदर मजे की जो बात है वो ये है कि जो आप प्रोजेक्ट चूज करेंगे सब्जेक्ट के लिए, जितनी मैंने आपके साथ वो लिस्ट शेयर की थी कि लिस्ट में से आप कोई भी सिमिलर, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी टाइटल से उठाएंगे, उसका मतलब ये है कि उन डोमेन्स में से किसी डोमेन का आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, 2 से 3 लोग, और उसका स्कोप भी उतना नहीं होगा जितना उस पूरे FYP का है। उसके अंदर आप ये तीनों चीजें लर्न कर रहे होंगे, उसके अंदर आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग भी लर्न कर रहे होंगे, आप उसके अंदर कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन भी देख रहे होंगे और उसके अंदर आपको पैटर्न रिकग्निशन भी नजर आएगी। जितने न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जितने डीप लर्निंग के मेथड हैं, एक्चुअली ये क्लासीफायर जो फाइनली ये क्लासीफाई करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, या ये कौन है, या ये क्या चीज है। और डीप लर्निंग के एल्गोरिथम के अंदर ही फीचर एक्सट्रैक्शन भी इनकोडेड होती है। तो एक पूरे का पूरा मॉडल होता है जिसको इनपुट हम सपोज इमेज देते हैं और आउटपुट जो है उसकी वो एक डिसीजन निकलती है। सो स्कोप हमारा जो डिप के कोर्स का है, इट विल स्टार्ट विद डिजिटल इमेज फंडामेंटल्स एंड इमेज एक्विजिशन, दैट वुड बी ब्रीफली, देन कम्स द इमेज एनहांसमेंट इन स्पेशल डोमेन। अब 2 डोमेन हैं। स्पेशल डोमेन से मुराद हर वो बातचीत जो हम रो कॉलम के सेंस में करेंगे, यानी कि जब हम एक इमेज को एज अ मैट्रिक्स डील करेंगे और हम कहेंगे कि रो नंबर फलाने और पिक्सल और कॉलम नंबर फलाने पे जो पिक्सल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, दैट ऑल इज स्पेशल। एंड सिंस इमेज इज अ 2 डायमेंशनल सिग्नल, तो इमेज प्रोसेसिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी की जाती है। लेकिन चूंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन समझाना बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कवर करते हैं, तो हम जितनी इमेज प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रही है उसका इंट्रो तो ज़रूर लेंगे लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझाना ही जो है शायद वो बड़ा टाइम ले जाएगा, क्योंकि हमारी वो फील्ड से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता जितने प्रोसेसेस स्पेशल डोमेन के हैं वो हम सारे के सारे पढ़ेंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे काम सिर्फ स्पेशल डोमेन में ही होते हैं। बहुत सारे अहम काम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी किए जाते हैं और उनको करने के लिए बहुत दफ़ा आपको इस नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होती कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है। तो मैं टाइम टू टाइम वो एग्जाम्पल साथ साथ कोट करता रहूँगा। इवन कन्वर्जन्स के बारे में भी बता दूंगा कि अगर आप किसी इमेज को मैटलैब में स्पेशल डोमेन से कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाके देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ कन्वे कर रही है, ये मैं डिस्कस करूँगा। देन हमारे पास जो टॉपिक आएगा दैट विल बी इमेज एनहांसमेंट इन स्पेशल डोमेन, जिसमें हम सिंपल पिक्सल ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, फिल्टरिंग पढ़ेंगे। अब फिल्टरिंग क्या चीज़ है, ये वही जो हमने पिछले लेक्चर में एक एवरेजिंग फिल्टर बना लिया, इतना सिंपल काम है। इमेज सैम्पलिंग पढ़ेंगे, रेस्टोरेशन पढ़ेंगे, इसके अलावा कलर इमेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, जिसका नाम कलर इमेज मॉडल्स की डिस्कशन करेंगे, सूडो कलर इमेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। अब ये सूडो कलर इमेज प्रोसेसिंग वो टॉपिक है जिसमें ये डिटेल डिस्कस होगी कि हाउ कैन वी असाइन कलर्स टू अ ग्रे स्केल इमेज, जो कहानी आज मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में सुना रहा था। देन कम्स कलर ट्रांसफॉर्मेशन, कलर सेगमेंटेशन, मोर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हम डायलेक्शन और विजन बेसिक ऑपरेशंस हैं, क्लोजिंग और बेसिक मोर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम्स ये हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं इस बुक के हवाले से, कि जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की
इसकी सॉफ्ट कॉपी भी शेयर की है। जो मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर की है वो 2nd एडिशन की है और बुक की 4th एडिशन आ चुका है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको जब तक कि आप बुक खरीद नहीं लेते तब तक शायद आपको थोड़ा बहुत वो काम दे। अदरवाइज हमारे जो चैप्टर हैं बुक के अकॉर्डिंग जितने हमने पढ़ने हैं दे विल रेंज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 टिल चैप्टर नंबर 9 विद द एक्सेप्शन ऑफ चैप्टर नंबर 7। ये हम नहीं पढ़ेंगे और इसके अंदर जो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं पढ़ेंगे। बाकी ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर होंगे उस बुक के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये सारे के सारे डिप पे मुश्तमिल है। जबकि जो बाकी चैप्टर्स हैं उसके अंदर जो है वो इमेज की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। वो चैप्टर हैं जो शायद आपको कंप्यूटर विजन में पढ़ाए जाए या पैटर्न रिकग्निशन के सब्जेक्ट में पढ़ाए जाए। तो दिस वाज ऑल विद दिस लेक्चर। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस इंट्रो के कंप्लीट होने तक मजीद? सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर कंप्यूटर विजन हम डिप के साथ पैरेलल पढ़ सकते हैं कि बेहतर ये होगा कि बाद में पढ़ा जाए, क्योंकि मैंने ऑप्ट किए हैं डिप और सीवी, तो मशवरा चाहिए था सर। अब मेरा ख्याल है कि अगर आप पैरेलल भी पढ़ लेंगे तो शायद हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर होता अगर आप इसको एक पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ते। मुझे अब आइडिया नहीं है कि आपके साथ टीचर ने शायद डिस्कस किया हो कि वहाँ पे कंटेंट्स क्या हैं। क्या वो कंटेंट यही थे जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था? जी सर, उसमें ये सेगमेंटेशन वाले फीचर एक्सट्रैक्शन ये सर ने हमें शेयर किया था। तो अगर आप पैरेलली भी पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है, बल्कि वो इस तरह बल्कि हेल्पफुल हो जाएगा। हेल्पफुल इस तरह भी हो सकता है कि आप जैसे जितने स्टूडेंट हैं वो जो सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मेरे पास ले रहे हैं वही सब्जेक्ट प्रोजेक्ट जो है आप उस कोर्स में भी ले लें, और आपको दोनों तरफ से बेनिफिट भी हो जाएगा। काम भी आपको एक करना पड़ेगा और एप्लीकेशन आप इमेज प्रोसेसिंग की भी सीख जाएंगे और कंप्यूटर विजन और पैटर्न रिकग्निशन की भी सीख जाएंगे। तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंसी कोई नहीं है। हाँ, शुरू में शायद आपको थोड़ा सा मसला हो ये समझने में कि यार इमेजेस क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जब तक हम 5वें छठे लेक्चर तक चले जाएंगे ना तो आपके बेसिक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इमेज के बारे में सारी क्लियर हो चुकी हो। उसके बाद जो वो कंप्यूटर विजन में आपको इमेज के बारे में बता रहे होंगे आपको समझ आ रही हो कि यार इसका क्या मतलब है। तो शुरू के शायद आपको कंप्यूटर विजन के 2-3-4 लेक्चर्स में शायद फील हो कि यार अभी ये तो ऊपर से चीजें गुजर रही हैं। सर एक और चीज़ थी कि आपने जो चैप्टर्स किए हैं वो हम थॉरली पूरा चैप्टर बुक में, अगर कोई बुक हम पकड़ते हैं तो जो आपने बताई है लाइब्रेरी से, तो थॉरली पूरा पढ़ना होगा कि उसमें से आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ाएंगे? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि मैंने ना तरतीब अपनी बनाई हुई है। क्योंकि मेरे पास मैंने जो तरतीब बनाई है वो रेलिवेंसी के हिसाब से बनाई है। तो आपको फील हो रहा होगा कि बुक के अंदर पहले मैं कुछ टॉपिक स्किप करूंगा, रेलिवेंट टॉपिक जो है अगले चैप्टर के भी साथ मिलाऊंगा, वो पूरे डिस्कस करूंगा, दोबारा फिर वापस पीछे आ जाऊंगा। तो आपने जो आपके लिए मेरी स्लाइड जो है वो इंडेक्स होंगी कि इसने कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, वही टॉपिक आप बुक में से पढ़ सकते हो, लेकिन तरतीब मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी उस बुक से। शुरू के चैप्टर्स में कलर और उससे ऑनवर्ड तो तरतीब वही होगी जो बुक की है, लेकिन शुरू में मेरी तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। वो मैंने इसलिए बनाई हुई है, ओवर द टाइम मैंने ये एनालिसिस किया था कि उस तरह शायद स्टूडेंट्स को समझने में ज़्यादा बेहतर फील होता है, तो इसलिए मैंने वो तरतीब चेंज की टॉपिक्स की। अदरवाइज चैप्टर्स ब्रॉडली स्पीकिंग यस तरतीब हुई है। जी, और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों के लिए जी बेटा। सर काइंडली ना, वो एक बच्चा कह रहा है उसने क्लासरूम ज्वाइन करना है, तो कोड शेयर कर दे जरा यहाँ पे ताकि मैं उसको दे दूँ। बेटा अभी तो क्लास खत्म हो चुकी है, कोड शेयर करना है? कोड कहाँ पे है? एक सेकंड। क्लासरूम का जो कोड होता है। मैं एक सेकंड कॉपी कर रहा हूँ। अब तो क्लास खत्म हो चुकी है, उसकी अटेंडेंस तो अब होनी नहीं है। ये नहीं सर, उसने क्लासरूम ज्वाइन करना है, क्लास नहीं, क्लासरूम में वो ज्वाइन नहीं हुआ हुआ गूगल पे। ये मैंने उसी का भेजा भेज दिया वो क्लास में ज्वाइन। वैसे मैंने तो सबको, जितने लोग थे उन सबको मैंने इनवाइट तो भेज दी हुई थी उनकी ईमेल आईडी पे, जितनों ने इसको ऑप्ट किया था। अच्छा सर उसका अस्सलाम वालेकुम सर, वो मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज करवाया था सर। अच्छा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, कल मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है गूगल क्लासरूम पे, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं
उसके अंदर मैंने एक तो उगी वाली बुक शेयर की है। उगी वाली बुक वो थी जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन को और थ्योरी को दोनों को कंबाइन करता है। उसकी मैंने कंप्रेस्ड फाइल रार फाइल भेजी थी आपको। एक मैंने आपको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है यूजिंग मैटलैब, एक पुराना वर्जन, क्योंकि आप शायद उसका भी सेकंड एडिशन आ चुका हुआ है, वो मैंने आपको भेज दिया। इसके अंदर मैटलैब के कोड वगैरह लिखे होते हैं। जो review.pdf नाम की फाइल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो प्री रैक है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था इस कोर्स के लिए, और मैंने आपको कहा था कि आपको बेसिक्स लीनियर अलजेब्रा की, वेक्टर्स की, मैट्रिसेस की, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी की आनी चाहिए, वो इस रिव्यू की फाइल में। तो अभी बड़ी आसानी होगी क्योंकि इसके टोटल में ख्याल में शायद 22 पेज हैं और आपको कोई 10-12 ही पढ़ने हैं इसमें से। अगर आप उनमें से अभी गो थ्रू कर लोगे तो अभी तो कोई असाइनमेंट स्टार्ट नहीं हुई, कुछ क्विज स्टार्ट नहीं हुए, तो बड़ी इजीली आप लोग जो है उसको कवर कर सकते हो, चीज़ें समझ जाओगे। तो ये आप सब लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये review.pdf की जो फाइल है ये लाजमी पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा मैंने आपके साथ वो रसबेरी पाई के प्रोजेक्ट्स की PDF थी। इस तरह की कई बुक्स नेट पे अवेलेबल है, इसके अंदर शायद 200 प्रोजेक्ट थे, तो वो सारे के सारे इमेज प्रोसेसिंग के नहीं है, उसमें से कुछ होंगे, वो अब आपने देखे। फिर मैंने आपके साथ एक इमेज प्रोसेसिंग की बुक जो इमेज प्रोसेसिंग का सेकंड वर्जन जो है वो शेयर किया हुआ है। उसके अलावा मैंने एक कोड फाइल है जिप में, उसके अंदर मैटलैब पे कुछ कोड्स है वो मैंने शेयर किए हुए हैं। जो बेसिक कोड हम आगे देखेंगे, इसकी भी फ़ौरन ज़रूरत हमें नहीं है। और उसके अलावा मैंने आपके साथ अपने वेब पेज का लिंक शेयर किया है जिसके ऊपर वो तमाम प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जिनमें से आपने चूज़ करने हैं एज योर सब्जेक्ट प्रोजेक्ट। तो ये मेरी तरफ से पूरा हो गया है, और मैंने आपको शायद कहा था कि 3rd वीक यानी कि नेक्स्ट वीक आप लोगों ने सबमिशन करनी है अपने अपने आइडिया की। उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी असाइनमेंट बना के अपलोड कर दूंगा कि व्हाट यू नीड टू डू, वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो पहली असाइनमेंट सबमिट करेंगे एंड दैट विल बी अबाउट योर प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो कोई क्वेश्चन भाई? कोई क्वेश्चन नहीं आज? चलो ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।